देखो इसी सेम क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, 5 नंबर का क्वेश्चन था। पहले क्या पूछा, डेरिवेशन पूछा कि डिफाइन, बल्कि डिफाइन से शुरू किया, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, 1 नंबर उसका मिल गया। फिर डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A एंड नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N। उसके बेस पर हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, कैपिटल N बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर AL वाला, ठीक है। फिर उसने इसी में 2 नंबर इसके हो गए, 1 नंबर डेफिनेशन है, 2 नंबर इसके, 3 हो गए, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में क्या कहा कि जो मैंने आपको डेटा दिया हुआ है, इस डेटा की हेल्प से आप मुझे इस कॉइल का क्या बताइए, सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहली बात, कॉइल कह रहा है, सर्किट नहीं कह रहा है। मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूं बार बार, अगर केवल कॉइल है तो इसका मतलब ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। कैसा है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसलिए इसमें Z आप हो सकता नहीं तो अगर LCR सोचोगे तो फिर R नहीं दे रखा है, C भी नहीं दे रखा है, क्लियर ना। हाँ नहीं, ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या करेंगे फॉर्मूला, अब सर इसकी हेल्प से निकाल देंगे। सर V दिया है कितना 3, I दिया है कितना 0.5, इसके बेस पर मैं सबसे पहले क्या निकाल दूंगा, एक्सएल निकाल दूंगा। वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला हो जाएगा सर VL बराबर I एक्सएल। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन I, ये आ गया आपका 3 अपॉन 0.5, कट के कितना आ गया 6 ओम। एक्सएल हो गया 0.6 ओम, एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई FL बराबर कितना 6, बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 2 पाई। F की वैल्यू 200 अपॉन पाई इंटू L बराबर कितना 6, पाई से पाई कट गया, L की वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा कैपिटल L बराबर 1.5 इंटू 10 की पावर -2। बताओ 15 इंटू कितना, हाँ 15 इंटू 10 की पावर -3 क्या हेनरी। तो L इक्वल टू कितना जाएगा 15 मिली हेनरी। खत्म, नहीं समझे, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन को समझिए। अब आप कहेंगे ये क्यों दिया था, कुछ नहीं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। और क्या बताऊं आपको, और उसने क्या दिया है, उसने एक डीसी सोर्स की भी एक क्या दी है, टेबल दी है। हाँ, या तो ये करोगे चेंज इन करंट कितना आ रहा है और ईएमएफ इंड्यूस कितना हो रहा है। नहीं होगा, नहीं लेकिन वो फॉर्मूला लगेगा नहीं डायरेक्ट, ठीक है ना, समझ ना, क्योंकि ईएमएफ उस समय का देखा जाता है जिस समय का उसका चेंज। अच्छा, हम जो ये देख रहे हैं टाइम भी तो नहीं दे रखा है, सिर्फ DI दे रखा है, टाइम दे नहीं रखा है। वो जो टाइम होता है मेरे प्यारे, वो स्मॉल t होता है, स्मॉल t मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम, और वो जो कैपिटल T होता है ये टाइम पीरियड है पूरी साइकिल का, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो पूरा टाइम पीरियड होता है, तो उससे नहीं होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, बढ़ जाए आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा अगला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर। कर पाओगे, जनरेटर का डायग्राम बना सकते हो, पक्का बनाइए, चलिए बनाइए, ठीक है ना, 2 मिनट लगेगा। सारी चीजें उसमें मुझे शो करके दिखाइए। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर, ठीक है। फिर hence obtain an expression for the instantaneous value of the EMF generated। अच्छा बताओ, AC जनरेटर का जो EMF जनरेट होता है, AC जनरेटर में जो EMF जनरेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वेरी गुड। EMF इंड्यूस्ड इन एन AC जनरेटर E इक्वल टू NBA ओमेगा cos ओमेगा t या sin ओमेगा t, NBA ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी, पक्का। हाँ बताओ ये साइन ओमेगा टी क्यों आया, शुरुआत कहां से करोगे सर, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, फाई इज इक्वल टू, पहली बात शुरुआत करो, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो बन जाएगा BA cos ओमेगा टी, ये हुआ फाई। और हम जानते हैं इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू होता क्या, अरे यार बहुत आसान तो है, नहीं कंफ्यूजन देखो इनके। AC जनरेटर जैसे ही आया आंखें खुल जानी चाहिए, बोलो अरे सर ये तो आ गया ना, तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या करूंगा, फाई इक्वल टू BA cos थीटा, क्योंकि थीटा ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी, इसलिए थीटा बराबर ओमेगा टी, तो फाई बराबर हो जाएगा सर क्या BA cos ओमेगा टी। अगर मुझे EMF निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, -d/dt ऑफ फाई -d/dt, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान लगा लो सनत, है ना। तुमसे मुझे मार्क्स चाहिए, लेकिन तुम पता नहीं क्यों, जहां भी मैंने कोई काम ऐसा करने के लिए दिया जिससे मार्क्स मिलेंगे
उसको करोगे नहीं। ये सोचते हो यार डेरिवेशन ही तो कर लूंगा, अभी करो ना, अभी क्यों नहीं कर रहे हो, अभी करने में क्या जा रहा है। इस समय मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस, वही चीजों की प्रैक्टिस जो आपको आती है। ये भी नहीं कि कुछ नया पढ़ा रहा हूं, आपको आता नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो आपको आता है वही प्रैक्टिस करो बार बार। E इक्वल टू माइनस डी बाई डी, बोलो अब क्या आ जाएगा सर, E बराबर माइनस का बी ए तो बाहर आ जाएगा। अब कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, चेन रूल लगेगा, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये एक टर्न के लिए है, एक सिंगल टर्न के लिए है। अगर ऐसे ही एन टर्न होंगे तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सर कितनी देर लगी मुझे ये काम करने में, कुछ भी नहीं, खत्म। इस तरह डेरिवेशन रटे होने चाहिए आपको। जैसे ही बोला मैंने कि इसका फॉर्मूला ड्राइव करो, तुरंत मतलब लग जाओगे, ये तो सर किया हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना, क्लियर। एसी जनरेटर की पहले वर्किंग लिखनी है हालांकि, लेकिन ये ज्यादा जब दोनों चीज आ जाए ना तो फिर ये आपको मार्क्स दिलाता है। वर्किंग इतनी नहीं पढ़ता टीचर, ठीक है ना, मेन ये होता है। ये ना आया होता, केवल वर्किंग होती तो फिर वो पढ़ेगा उसको, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ ऐसा टॉपिक है जहां कुछ हो ही नहीं सकता, आपके पास मजबूरी है कि आप अच्छे से लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे। ट्रांसफार्मर की वर्किंग, उसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है, उसमें वर्किंग ही है मेन, और खाली वर्किंग कंस्ट्रक्शन, और फिर सीधे लास्ट में आकर लिख देते हैं 5p अपॉन 5 वो सॉरी EP अपॉन ES बराबर NS अपॉन NP अपॉन NS कुछ करें, ठीक है ना। जो वो दो फॉर्मूले हैं, खाली डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, एक बात। और एक जगह और है ऐसा ही, वो बहुत बेकार है, वो आने के चांस बहुत ज्यादा भी हैं। बोलो क्या, हाइगेंस प्रिंसिपल याद आ रहा है। हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस पर वो ऐसे बोलेगा कि कंस्ट्रक्शन करके बता के दिखाइए कि हाइगेंस प्रिंसिपल में कैसे काम करता है। कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें हमने वो बनाया था, एनवेलप बनाया था, फिर उसकी थ्योरी लिखी थी कि हर एक पॉइंट वेवलेट का काम करेगा, फिर वो दूसरे वाले के लिए प्राइमरी वेव फ्रंट का काम करेगा, फिर सीटी दूरियां चलेंगी, फिर अगला हम समझ रहे हो ना। वो पूरा थ्योरिटिकल है, उसमें कुछ है ही नहीं मैथमेटिकल। तो डायग्राम बनाना है और थ्योरी लिखनी है बस। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली सही से लिखनी पड़ेंगी, इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन करिए, बढ़ जाएं, क्लियर हो रहा है। इसको नोट अभी नोट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूं कि तुम्हें आना चाहिए था। हल्का फुल्का आइडिया हो सकता है कि बस जैसे सपोज करो कि आप एकदम से भैया एकदम से आपने अचानक पूछ लिया, कल बता के भेजा नहीं था कि एसी जनरेटर कल पूछूंगा, तो भाई पेपर के लिए बस मैं तो ये चाह रहा हूं तुम्हारा सब तैयार होना चाहिए, हल्का फुल्का आइडिया। जैसे ही मैंने बोला भाई सबसे पहले हम करेंगे क्या, कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, फाई इक्वल टू BA cos थीटा, फिर थीटा को हम लिख देंगे ओमेगा टी, फिर उसको हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई को सर डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, सॉल्व करेंगे, दौड़ते हुए आंसर जाएगा। जिसको ये फॉर्मूला याद, जिसको डिफरेंशिएशन ना भी आ रहा हो कोई चिंता नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट लिख दो कि सर ये ओमेगा बाहर आएगा और वो ओमेगा यहाँ लिखा जाएगा। क्यों आ रहा है नहीं भी पता, कोई चिंता नहीं। अब नहीं, शुरू में पूछते पूछते ठीक है अच्छी बात थी, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने सबको बताया हुआ है कि चेन रूल जब लगता है ना तो ओमेगा इंटीग्रेशन में नीचे आता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन सुनो, सुनो भाई ये लड़के, द कॉइल ऑफ एन AC जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 100 टन्स। बोलो क्या दिया है, कैपिटल N लिखिए, कैपिटल N कितना 100 टन्स। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है पूरा सब मिलाकर, लेबल डायग्राम, प्रिंसिपल, वर्किंग, डेरिवेशन, फिर ये न्यूमेरिकल मिला के पूरा 5 नंबर, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट पैकेज है ये AC जनरेटर का, ठीक है। तो क्या बोला, एक द कॉइल ऑफ एन AC जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 100 टन्स ऑफ वायर, ईच ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। ये कितना दे दिया 0.5 मीटर स्क्वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 100 ओम, वायर का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। द कॉइल इज रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। ये क्या दे दिया है B 0.8 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकंड। यहां तक नहीं हुआ क्या, बहुत अच्छे। ये कॉइल रोटेट कर रही है कितनी स्पीड पर, 60 रेडियन पर सेकंड, 60। तो ये क्या दे दे सीधे ओमेगा, सिर्फ ओमेगा, क्योंकि रेडियन पर सेकंड है ना, सिर्फ ओमेगा। क्लियर। 60 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम EMF जनरेटेड एंड पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल। कैलकुलेट द मैक्सिमम EMF जनरेटेड एंड पावर डिसिपेटेड। पहली बात तो आप मुझे बताओ, इन विच केस द EMF इंड्यूस्ड विल बी मैक्सिमम।
व्हेन ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, क्लियर ना। ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री मतलब कॉइल जो है वो जब क्या होगी, कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब चलो जी, अच्छा इसके मैक्सिमम का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ई नॉट, बस ये 1 हो जाएगा, अगर ये 1 हो गया तो हो जाएगा क्या, एन बी ए ओमेगा, बस एन बी ए ओमेगा। क्या तुम्हारे पास एन है, क्या बी है, क्या एरिया है, ओमेगा है, लो जी क्या बचा इसमें, फॉर्मूले में रखो, सीधा आंसर जाएगा। कितना बचे, 2400 वोल्ट, वेरी गुड, 2400 वोल्ट। हे बच्चे, दीप्ति नहीं आ रहा है क्या, मुझे बताना है, समझ में आ रहा है ना, करना कर क्या मैंने ये क्या किया है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे। ई नॉट बराबर एन बी ओमेगा, तो 2400 वोल्ट आएगा। और क्या भी पूछा, पावर डिसिपेटेड, अब पावर डिसिपेटेड बताओ, आर दिया है, आर दिया है, ठीक, तो लगाओ फॉर्मूला। हाँ रेजिस्टेंस देख लेता हूँ ना, हाँ 100 ओम दिया है, सही है, 100 ओम आंसर। अच्छा एक मिनट में देख लेता हूँ क्या पूछा, कैलकुलेट द मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड एंड पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल, मैक्सिमम पावर ही बतानी है। ई नॉट आई नॉट करो ना, आई नॉट की वैल्यू निकाल दो ना, ई नॉट बाई आर करके, आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट बाई आर, और फिर पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट। गजब क्वेश्चन है, ई नॉट आई नॉट कितना आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 5.76 इंटू 10 की पावर 4, सही है, बहुत अच्छे, 5.76 इंटू 10 की पावर 4 वाट आ गया। लो क्या गजब का क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाँ ई नॉट का स्क्वायर अपॉन आर, हाँ लगाओ ना, ई नॉट कितना लिया, 2400 का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484 सही तो आ रहा है, नहीं समझे, ठीक, 24 का स्क्वायर 576 ही होता है, आ रहा है, उससे भी आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़े। फिर देखो अब अगला क्वेश्चन सुनो, ठीक है, ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग, सुनो क्वेश्चन, ये मैं इस तरह क्वेश्चन सुना सुनाकर आपको बार बार क्या करना चाहता हूं, ताकि आप यूज टू हो जाए इन क्वेश्चन से, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन पेपर में लिखकर। अभी तक तो पढ़ा रहे थे, क्वेश्चंस तो नहीं बताए जाते थे उस समय ना, बस पढ़ा रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक। ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वही जो मैंने बताया है, कौन सा वाला, 2 लेंस वाला, क्या बोला इसने, ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। हाँ अच्छा कुछ नहीं बोला, अब देखते आगे पढ़ते हैं, अभी तक कितना ही है। फिर डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, राइट 2 लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के 2 लिमिटेशंस भी बताने हैं, किस पर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पर। तो कोई भी बना सकते हो, वैसे जब ना दिया गया हो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला बनाना चाहिए, समझ गए ना। अगर कुछ भी ना स्पेसिफाई किया गया हो कि कौन सा वाला बनाना है, इन्फिनिटी वाला या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला, तो फिर कौन सा बनाना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला। बनाइए जरा एक बार रे डायग्राम, टेलीस्कोप का एक रे डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी पे जल्दी से, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का एक रे डायग्राम बनाइए। देखो सबसे पहली बात, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव बड़ा और आई पीस छोटा, ये हो गया। अब यहां से कुछ रेज आई, 1 2, देखो अब बात ना करो कृष्णा, मान जाओ, रिपीट जाओगे, है ना। अभी देखो ये
बिल्कुल पैरेलल आएंगी वहां से, जो इन्फिनिटी से रेज आएंगी वो आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। थोड़ा अच्छा करके बना लेना। और मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूं कि तुम बहुत अच्छा डायग्राम बनाओगे, और तुम लोग कर रहे हो क्या, एकदम गड़बड़। ऊपर से 3 रेज आएंगी जो कि आपस में क्या होंगी, पैरेलल। इस कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज कर देना। तो ये इसको यहां, और ये वाली जो सीधी आई वो सीधी निकल जाएगी, और ये यहां। अब देखो आदित्य बासन में क्या, ये बनी पहले वाले की इमेज बनी, तो ये पहले वाले की इमेज बन गई। ये कहां पर बनेगी, FO पर बनेगी, FO ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर बनेगी। क्लियर। अब मैं इस आई लेंस को ऐसे हिसाब से एडजस्ट करूंगा ताकि इसकी फाइनल इमेज कहां पर बने, D पर बने। यहां से रे चलेंगी, एक रे ऐसे जाएगी और एक रे ऐसे जाएगी। क्लियर। अब ये रे आगे बढ़ने पर, ये देखो ध्यान समझना, जो रे यहां से गई इसके ऊपर, ये कहां से आ रही हैं, नीचे से आ रही हैं। जो रे नीचे से आएंगी वो ऊपर जाते समय यहां से, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा हूं, पार हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, ये रे आगे बढ़ाने पर क्या हो गई, सर फैल गई हैं, मीट नहीं करेंगी, इनको पीछे बढ़ा देंगे। जहां पे ये दोनों तीनों मीट कर जाएंगी वही इमेज पॉइंट होगा। सॉरी, ये क्या होगा, ये दूरी बताओ, VE इज इक्वल टू D। ये दूरी बताओ UE, ये दूरी बताओ VO, ये दूरी बताओ UO इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बस इतना लिख के छोड़ देना है, खत्म। ये रे डायग्राम है। हाँ हाँ, अगर ये हमारे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट नहीं, अगर इन्फिनिटी पे बनाना है तो फिर इसका F4 और FE बिल्कुल क्या होना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए, एग्जैक्टली मैच। बताया था ना, पहले वाले तो फोकस पे बनेगी पक्का, क्योंकि इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, कहां पे बनेगी, फोकस पे। अब दूसरे के कारण अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, इन्फिनिटी पे बनानी हो, तो फिर वो दूसरे के फोकस पर भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तो इन्फिनिटी पे भेजेगा उसको। तो इसका मतलब दूसरे वाले केस में तो F4 और FE मैच करेगा, लेकिन इस वाले केस में F4 और FE मैच नहीं करेगा। समझ में आ रही बात ना। अभी कोई डाउट है, कहीं भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब क्लियर हो गया। चलो, लेबल डायग्राम बनाना था, मैग्नीफाइंग पावर के डेफिनेशन देनी थी। क्या होता है, केवल डेफिनेशन देनी थी, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और इसका फॉर्मूला लिख देंगे, कैपिटल M बराबर, कोई बताएगा मुझे क्या था, कैपिटल M बराबर MO इंटू ME, या फिर कैपिटल M बराबर FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। ये था शायद, यही था ना, कैपिटल M बराबर FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। खत्म। डरो मत इनसे, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। इनको तो देखकर मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मजा आ गई। मुझे लगा था कि मैं रोज रोज तुमसे क्यों नहीं पूछ रहा हूँ सब क्वेश्चंस, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, तुम कहोगे रोज ना भैया ये क्या थ्योरी यार, ये तो कर ही लेंगे। कर ही लेंगे का मतलब बहुत बुरा है। या तो आप मुझे शो करो भैया ये आ गया सब, छोड़िए ना इसको। मैं एक बार पूछूंगा, अगली बार समझ जाऊंगा। सब लोगों ने टेलीस्कोप का बना दिया डायग्राम, कोई जरूरत नहीं है। AC जनरेटर का सबने बना के दिखा दिया मुझे, लेवल जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, AC जनरेटर का सबने डायग्राम बना के दिखा दिया। अब मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगा तुमसे पेपर तक, क्योंकि मुझे लग गया कि यार जब अभी आप अचानक में, मैंने रैंडमली पूछा, आपने बना दिया तुरंत, फिर पूछने की क्या जरूरत ही रहेगी, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं रहेगी। खैर चलो अब क्वेश्चन सुनो। इसी के साथ एक न्यूमेरिकल भी आया। अच्छा हाँ, लिमिटेशन है, लिखो इसके लिमिटेशन लिख लो। हो सकता है कि आपको पहले से ना पता हो, लेकिन लिख लो। लिखें, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप सफर्स फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, है ना, क्रोमेटिक एब्रेशन। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप सफर्स फ्रॉम क्रोमेटिक, CHROMATIC, क्रोमेटिक, ABERRATION, ABERRATIONS, aberrations, because it uses large sized lens, बड़े साइज के लेंस होने की वजह से इसमें जो उसके ऊपर पड़ने वाली जो लाइट, कलर लाइट होती है ना, वो कलर्ड क्रोमेटिक एब्रेशन शो करने लगते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब उनमें कलर्ड एक दूसरे में मिक्सअप होने लगते हैं, ठीक है ना, तो धुंधली इमेज बनती है। कुछ बात समझ में आ रही है, इमेज क्लियर नहीं होती।
पहली बात। दूसरी बात, द रिक्वायरमेंट ऑफ बिग लेंसेज, सेकंड लिमिटेशन ये है कि इसमें बड़े बड़े लेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये भले ही हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईलेंस छोटा होता है, लेकिन ये दोनों ही बड़े होते हैं, मतलब टेलीस्कोप बनाने के लिए बड़ा लेंस चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा, द रिक्वायरमेंट ऑफ बिग लेंसेज, the requirement of big lenses make it very heavy and large, make it very heavy and large। हाँ, requirement of big lenses make it very heavy and large, and therefore it is difficult to carry or handle the lenses। It is difficult to carry or handle the lenses। उन लेंसेज को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़े साइज का जब लेंस बनेगा तो उसका जो एज होगा ना, किनारा, वो बहुत बारीक सा होगा, और बारीक किनारों के लेंसेज जब हम इसमें लगाएंगे तो उनको कैरी करना टेलीस्कोप के साथ मुश्किल होता है, ठीक है ना। बहुत सेफ्टी के साथ यूज करना पड़ता है। क्लियर है? ये दो लिमिटेशंस हैं, कमियां नहीं है, लिमिटेशन है, ठीक है ना। ओके, अब एक न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, करिएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल देखिए क्या कहा इसमें, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है टेलीस्कोप का ऊपर, फिर बाद में न्यूमेरिकल दिया है माइक्रोस्कोप का, ताकि दोनों कवर हो जाएं। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। मतलब FO कितना, 1 सेंटीमीटर, FE कितना, 2.5 सेंटीमीटर। हो गया यहां तक। फाइंड द ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्टेनिंग ए मैग्निफिकेशन ऑफ 300, for obtaining a magnification of 300। हमें क्या पता करना है, ट्यूब की लेंथ पता करनी है, क्या करने के लिए, मैग्निफिकेशन 300 लाने के लिए, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर कौन सा केस है, भाई केस भी तो पता होना चाहिए ना। तो अगर नहीं दिया तो फिर क्या लेना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है? क्या होता है जब हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्मूला बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का, L/FO × 1 + D/FE। क्लियर है? और अगर इन्फिनिटी पे होता तो × D/FE, ठीक है ना, L/FO × D/FE। ओके, इसने किया है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। हालांकि इनकी कमियां हैं, इनको बताना चाहिए कि कौन सा एडजस्टमेंट में पूछ रहा है हमसे। हाँ, डायरेक्टली सीधे लिया D/FE। हाँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में किया है इसने। हाँ, 30 आएगा, सही कह रहे हो, 30 इसका आंसर आ रहा है, इसीलिए वो 30 आ रहा है, ठीक है ना। भाई गलत है ये चीज़, है ना, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरे हिसाब से जब आपको जनरली ये कहेगा कि कोई केस ना दिया हो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक और बात भी है, क्लियर ना हो रहा हो, आपके पास समय हो, आप पूरे बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, दोनों कर दो, क्या दिक्कत है। यही होता ही है भाई, पढ़ने अच्छे स्टूडेंट के लिए ये पहचान होती है उसकी कि भैया रिस्क नहीं लेना है तो दोनों कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो वैसे क्लियर करना चाहिए उसको कि किस एडजस्टमेंट की बात हो रही है। अरे बच्चों ध्यान आ रहा है, M = L/FO × 1 + D/FE। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। M कितना है बताओ, 300। L बताओ कितना है, L निकालना है, FO कितना है 1 × 1 + D कितना है 25, FE कितना है 2.5, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा दिए 10। ये हो जाएगा सर L बराबर, कैपिटल L बराबर 300/11 सेंटीमीटर, खत्म। और अगर ये लगाओगे फॉर्मूला M = L/FO, कैपिटल M = L/FO × D/FE, तो फिर 30 आ जाएगा। L कितना, M कितना 300 = L/FO कितना 1 × D कितना 25 अपॉन में 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बढ़ेगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 10, L बराबर 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए अगला क्वेश्चन। बार बार कह रहा हूँ पेपर को पढ़ो, इस तरह पढ़ो यार, घर पे तुम्हें खुद पढ़ने चाहिए इस तरह पेपर। अगला क्वेश्चन सुनो, स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल, समझ में आ गया? मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, लिख दोगे इसको। अगर उसने बोला स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल, तो आपको कम से कम इसमें 2 बातें जरूर बतानी है। वो क्या, कि ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स फॉर न्यू वेव फ्रंट। अगले वेव फ्रंट के लिए किसका काम करेगा, सोर्स का काम। ये एक की पॉइंट है, की लाइन है ये लाइन बिल्कुल नहीं बोलना। अगर कौन सा प्रिंसिपल आता है, हाइगेंस प्रिंसिपल आता है, ठीक है ना। दूसरी बात,
द सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है ना, कैसे बनेंगे, द न्यू पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट इज द एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, या फिर ये कह सकते हो प्राइमरी वेव फ्रंट। मतलब एनवलप होता है किसका, जो नया वेव फ्रंट होता है वो कैसे जनरेट होता है, जो पहले वेवलेट्स के एनवलप बनते हैं उस एनवलप से ही एक नया वेव फ्रंट जनरेट होता है, ठीक है ना। वैसे मैंने पूरी कहानी लिखवाई है, सब आपको लिख के पढ़ के रखना है, ठीक है, उसी हिसाब से करना। फिर क्या बोला इसका, खत्म। आगे क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ ए प्लेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस, हैंस वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब पहले हाईएस्ट प्रिंसिपल को डिफाइन करिए और फिर वेरीफाई करिए किसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। लिखा नहीं उसने ऐसा, लेकिन इसके साथ जोड़ के दिया है तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा वाला पूछ रहा है। हो गया क्लियर, ये क्वेश्चन आराम से, ये तो आना ही आना है, ये क्वेश्चन तो आप लिख लो, मैं आपको अभी से बता के चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है, अगले आना ही आना इस बार भी, अभी जो मतलब फाइनल बोर्ड में एग्जाम होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। एक कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ, अब न्यूमेरिकल है इतने, मतलब ये भी क्वेश्चन जो है ना पूरे 5 नंबर का है, इस सब मिला के एक कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, फॉर्म्स ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। कैसा मिरर है, पहली बात कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 90% केसेस में कैसी इमेज बनती है, रियल। एक केस होता है केवल जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, फोकस और ऑप्टिक पोल के बीच में रखा होता है, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। तो ये तो हमें पहले से कंफर्म हो गया कि इसके फोकस के और पोल के बीच में ही पक्का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो इसने कहा फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, फॉर्म्स ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो 12 से कम आएगी, ये कंफर्म है, बोलो आएगी कि नहीं। बस 2 चीजें दी हैं, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर और उससे एक इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज, कितना गुनी, 3 गुनी वर्चुअल इमेज बना रहा है ये, ठीक है ना। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बतानी है, करें। यू बता रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है यार ये। कितना आ रहा है, हाँ सही है 8 या -8, हाँ तो फिर माइनस में बोला करो ना भाई, मैं पहले यू हमेशा नेगेटिव होता है ना मिरर के सामने, ठीक है ना। बोलो सबका हो गया, अरे एकदम आसान है, एकदम आसान है, कॉनकेव मिरर है ना भाई, ये रहा कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। ये रहा ऑब्जेक्ट कितना दूर u, ये रही इमेज कितनी दूर v। सर मैग्निफिकेशन कितना दिया है 3, बताओ प्लस लूं कि माइनस, m की वैल्यू तो पॉजिटिव लूंगा ना क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल इन्वर्टेड होती तो m नेगेटिव होता, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट है तो सर m बराबर 3, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है -v/u, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है -v/u इज इक्वल टू 3, तो यहां से v बराबर आ जाएगा माइनस का 3u। अब फॉर्मूला लगा देंगे 1/v माइनस होता है कि प्लस होता है, 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये हो जाएगा 1/v, v की वैल्यू -3u प्लस 1/u की वैल्यू u। अब इसको माइनस में मत ले लेना, अपने आप आएगा माइनस में, 1/u इज इक्वल टू 1/-12, समझ ना, 1/-12 सॉल्व कर देंगे, एलसीएम कितना आ गया 3u, ये कितना -1, ये कितना प्लस का 3 बराबर माइनस का 1/12, ये हो जाएगा भाई 2/3u बराबर 1/12, तो यानी 3u बराबर माइनस का 24, u बराबर -8 सेंटीमीटर। u की वैल्यू नेगेटिव आनी ही चाहिए थी, अपना आप आ गई, ठीक है ना। और 8 सेंटीमीटर आना मतलब कंफर्म हो रहा है कि कहाँ पे होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर, बढ़े, यही सब ध्यान रखना है बस, है ना, बहुत जितना ज़्यादा ध्यान से पढ़ लोगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है ना।
इसमें न्यूमेरिकल बस इतना ही था, ये हो गया खत्म। ये सब तो मैंने बहुत करवा दिया इस टाइप के क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वो सब कुछ, ठीक है ना। क्वेश्चन सुनिए नेक्स्ट। इसने कहा ए सीरीज आरएल सर्किट, ए सीरीज आरएल सर्किट, आर इक्वल टू लिखो, आर इक्वल टू 10 ओम, एल इक्वल टू 100/पाई मिली हेनरी। आर इज इक्वल टू 10 ओम, एल इज इक्वल टू 100/पाई मिली हेनरी, 100/पाई मिली हेनरी is connected to an AC source of V is equal to, capital V is equal to 141 sin 100πt। मतलब ऐसे दिया है V is equal to 141 sin 100πt, समझ गए, ऐसे दिया है ऐसे, ठीक है। AC सोर्स है ना, AC सोर्स है, हाँ 141 sin 100πt where V is the volt and T is in second। कैलकुलेट, 3 चीजें पूछी हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री के 3 मार्क्स। पहला इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, Z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाओ, फेज एंगल फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाओ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर मतलब VL, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर मतलब VL, समझ गए, करिए। हाँ जो भी है 10/√2 सही है। सुनो सबसे पहली बात, आर दिया है कितना बताओ भाई, आर दिया है 10 ओम, 10 ओम, एल दिया है 100/पाई, एल की हेल्प से एक्सएल निकाल लेंगे। बताओ क्या फॉर्मूला होता है एक्सएल का, एक्सएल इक्वल टू 2πfl है ना, तो 2π इंटू, अच्छा कोई बात नहीं, मिली हेनरी में है ये, चलो जी। एफ की वैल्यू कितनी रखूंगा 100/पाई इंटू में कितना 10 की पावर -3 हैंडी बना लूंगा। अच्छा एफ नहीं दिया क्या, अच्छा हाँ वो सब छोड़ो, अभी इसने एक फॉर्मूला दिया है V इक्वल टू 141 sin 100πt। तो जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा V बराबर V0 sin ओमेगा t से, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा आपका 100π, 100π मतलब 2πf बराबर 100π, पाई से पाई कैंसिल, f बराबर 50 हर्ट्ज आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं, क्लियर। अब तुम्हें निकालना क्या है, z निकालने के लिए एक्सेल चाहिए होगा, एक्सेल इज इक्वल टू 2πfl, तो जाएगा 2πf की वैल्यू 50 इंटू एल की वैल्यू 100/पाई इंटू 10 की पावर -3, पाई से पाई कैंसिल। बताओ सॉल्व करके कितना है एक्सेल, एक्सेल कितना है 10 ओम, एक्सेल भी 10 ओम आ गया और आर भी कितना दिया क्वेश्चन में 10 ओम। अब z निकालना है तो z बराबर क्या आ जाएगा √r² प्लस एक्सेल का स्क्वायर, मतलब √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे 10√2 ओम, ये आ गया z इम्पीडेंस, समझ गए। पहला पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, फेज एंगल, तो फेज एंगल के लिए क्या चाहिए होगा cos φ इक्वल टू r/z। r की वैल्यू कितनी है 10, z की वैल्यू भी कितनी है 10√2, हाँ 10√2, 10 से 10 कट के कितना आ गया 1/√2। अब 1/√2 कितने की वैल्यू होती है cos में, cos 45 मतलब cos π/4, तो यहाँ से φ इक्वल टू π/4 आ गया। अब फाई भी मिल गया, अब क्या निकालना है थर्ड पार्ट में VL, VL इक्वल टू होता है I एक्सएल, I इक्वल टू हो जाएगा क्या VRMS/Z, VRMS/Z इंटू एक्सएल। VRMS कितना हो जाएगा सर, ये है V0 141/√2, दिस इज VRMS, और Z हो जाएगा सर 10√2, जिसके अपॉन में कुछ इसके अपॉन में 1 इंटू में एक्सएल, एक्सएल कितना है 10 है 10, ये 10√2 पर चल जाएगा, ये आएगा 141/10 इंटू √2 और इंटू में 10, समझ में आ रहा है। तो फिर इस 10 से 10 कैंसिल, आंसर आएगा 141/2। नहीं समझे, हाँ IV और RMS बात हुई है। VRMS/Z किया मैंने, VRMS निकाला 141/√2, अपॉन में Z लिखा 10√2 अपॉन में 1, फिर बाहर वालों को बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वालों को अंदर मल्टीप्लाई,
ये 10 इसके साथ आएगा ना मल्टीप्लाई में, और ये वाला 10 तो ऊपर मल्टीप्लाई में है। 141 अपॉन 10 इंटू 2, तभी तो बोला था 141 अपॉन 20 आएगा। क्या 100/√2 आएगा? हाँ बात वही है नहीं समझे इसको। इसने क्या किया कि ये हो गया 141 अपॉन, मान लो मैंने कह दिया √2 इंटू √2। अब √2 से जब मैं इसको कटाऊंगा ना, क्योंकि ये 1.41 होगा, ये हो जाएगा आपका 141 अपॉन में 1.41 इंटू √2। तो बात वही है भाई बच्चे, वही है जो मैंने किया, ठीक है समझ गए? 141 अपॉन 2 वोल्ट, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है? ध्यान से करोगे तो अपने आप ही सब आसान लगने लगेगा। बढ़ूं? समझ में आया? बहुत अच्छे। इसने कहा अगले क्वेश्चन में, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर, 663 nanometer is incident on a metal surface. The work function of the metal surface is 1.50 electron volt. पहली बात तो फोटोन की वेवलेंथ कितनी दी है? 663, मतलब क्या? लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 663, और मेटल का वर्क फंक्शन कितना दिया है? 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। करिए, ठीक है? चलिए इस पे लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना? लिखें, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, समझ रहे हैं? बहुत अच्छे। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि हवा में रखा हुआ है, तो मतलब कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, ठीक है ना? बहुत अच्छे। क्या ये मिरर का केस तो नहीं है? मिरर ये लेंस नहीं है ये, हाँ सरफेस वाला केस है। ओके, तो क्या लिखा? ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस कैसा होता है सर? ऐसा होता है, ऐसा याद करो, ऐसा ही होता है ना, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है? इसके सामने हवा में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूर? 60 सेंटीमीटर दूर, 60 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी? 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। सीधा साधा क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। करो भाई करो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। गलत मत करना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा गलत करना आपका, क्योंकि इसको हमने उस समय जब पढ़ा था जब भी बहुत ध्यान से बताया था चीजें। देखिए प्लस की माइनस करो। मैंने कितने अच्छे अच्छे फंडे तुम्हें बताए हैं कि दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं। जब भी सरफेस का क्वेश्चन आए सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, उसमें यह भी नहीं सोचना कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है कि क्या है। बताओ क्या सोच रहा है बस, कि ऑब्जेक्ट रेडियर में रखा है या डेंसर में रखा है। अभी बताओ कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट लाइज इन रेडियर मीडियम। फॉर्मूला होता है क्या? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यही होता है। फिर क्या समस्या आ रही है? μ2 कितना है? 1.5 अपॉन v मुझे पता करना है, माइनस μ1 कितना है? 1 अपॉन u कितना है? माइनस का 60 इज इक्वल टू μ2 1.5 माइनस 1 अपॉन r कितना है? माइनस 20। खत्म भाई। अब यही तो समस्या, मुझे पता था यही गलती करेंगे इसमें, बहुत सारे लोग यही गलती करेंगे। कारण
अरे मूर्खो, ये कॉनकेव सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा। जब यहाँ पर जहाँ इंसिडेंट होगा वहां टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट पे नॉर्मल डालेंगे तो जहां जाके मीट करता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। आई बात समझ में? तो फिर इधर से ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है, उधर से हमें आना पड़ रहा है -r, इसलिए गलती हो रही है। सही करो, -36 आ गया यार, अब तो सही कर लो, अब तो आसान हो गया ये। 1.5 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 60 इक्वल टू 1 में से क्या कितना बचेगा 0.5 अपॉन 20, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दी, ये कितना आ जाएगा? हाँ ठीक है, माइनस का कितना आएगा ये? 5 में से 200 गया 40, ये हो जाएगा 1.5v अपॉन v इक्वल टू 1/40 और माइनस का 1/60। बताओ एलसीएम 120, तो ये हो जाएगा कितना? -3 और प्लस का कितना? माइनस का कितना? 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 120 इक्वल टू 1.5 अपॉन v। मुझे बताओ v इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 120 इंटू 1.5 अपॉन में -5 आएगा, इससे इसको कटा दिया 24 से 1.5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा -36 सेंटीमीटर, दौड़ते हुए आंसर आ गया। v की वैल्यू नेगेटिव होना बता रहा है कि वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब किस साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बनेगी। v का नेगेटिव होना इधर इमेज बनेगी ना, समझ गए? कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से काम करो। तो बताओ आज फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने कल भी आपको यही कहा था कि कल भी मुझे मजा आ गया था पढ़ा के, आज भी लग रहा है कि हाँ यार कामयाब हो रहा है ये टाइम। तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि यार मैं इनको कराऊं, ये ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है कि बार बार मुझे ऐसा एहसास होता रहता है कि तुम लोग को लग रहा है यार ये तो कर लेंगे, अब हो गया ना, ये तो कर लेंगे। लेकिन अभी मैं जो इस समय जो आपको करवा रहा हूँ ना ये क्वेश्चंस, या आप ऐसा मुझे एहसास करा ही नहीं रहे हैं कि आपका सब कुछ तैयार है पहले से। तो मुझे लग रहा है कि टाइम खराब नहीं, आप काम कर रहे हैं, कम से कम इसका फायदा ही उठा रहे हो, यूटिलाइजेशन हो रहा है काम का, ठीक है ना। बेहतर होगा कि जल्दी से जल्दी करके इस लेवल पे पहुंच जाओ, इतना रिवीजन कर डालो, ये प्रैक्टिकल सब चलते रहेंगे, इसके साथ साथ रिवीजन भी चलता रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि तुम एक ही चीज के पीछे पड़ गए हो, प्रैक्टिकल अब कल निपटेगा तब हम उसके बाद ही इसको सोच पाएंगे। तुम ऐसे सोच रहे हो 4 दिन पहले से डेट आई हो, 4 दिन पहले से उसके बारे में सोच रहे हो, अरे 1 दिन पहले बहुत होता है प्रैक्टिकल के बारे में सोचना। बस कल प्रैक्टिकल है, थोड़ा बहुत सोचो जो भी उसके बारे में सोचना है, बाकी खत्म, वो निपट ही जाना है। हाँ तो कह ही रहा हूँ, वो तो निपट ही जाना है, उसकी चिंता मत करो। हाँ कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, तुम चिंता मत करो, है ना, कुछ नहीं करना पड़ता। चलिए ठीक है, अच्छा तो आज के लिए इतना इसमें काफ़ी है, केमिस्ट्री का लिए, ठीक है ना।